बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवस को है निशात कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। जाने पहचाने लोग, नाविल तहरीर मोहम्मद अली अजमत। आप मुलाजा कीजिए। चील चकोरे से वो चीलों कौवों को बुला रहा था। सत्ते का गोश्त चील कौवों को आसमान की तरफ फेंक फेंक कर खिला रहा था और आवाज लगाते ही चील कौवे न जाने कहां से आ गए थे। आसमान चीलों और कौवों से भर गया था। चीलें नीचे लपकती, गोश्त की बूटी उचकती और हवा में बुलंद हो जाती। चीलों की आवाजें नहीं आ रही थी, मगर कौवों की काय काय का बहुत शोर था। वो शायद दूसरे कौवों को भी ज़ियाफत की दावत दे रहे थे और हवा में पकड़ न पाते तो बोटी जमीन से उठाते। एक दो बोटियां दूसरों के आंगन में भी जा गिरती थीं। उसने अपनी छत पर से देखा तो पहली बार नहीं, कई बार देखा था। जहीरुद्दीन के घर के आंगन में माँ बेटी बैठी थी। आंगन की एक तरफ से सीढ़ी जा रही थी। उसके बहुत से गमलों में पौधे लगे थे। अंगूर की बेल दीवार पर चढ़ रही थी। उसी आंगन में धूप में चारपाई बिछी थी, जिसके आसपास चंद कुर्सियां रखी थीं। बेटी 20-21 बरस की होगी, शायद नहा कर निकली थी और अपने बालों को झटक झटक कर सुलझा और सुखा रही थी। होंठ गुलाबी गुलाबी तमतमाते, चेहरा साफ सुथरा और पुरकशिश था और आंखें भौरा सी थीं। वो मबहूत उसे देखता रहा। कतरे टपक रहे थे। वो कतरा जिसमें से रोशनी की किरण गुजरे तो धनक रंग बिखर जाएं। वो कतरा सीप में मोती बन जाए। वो कतरे दरार में ठहरे तो चट्टान गिरा दें। वो कतरा आंख से गिरे तो आह बनकर आसमान तक जाए। उसने गर्दन पीछे करके बालों को पीछे झुकाया तो कमान बन गई। वो बालों को झटकती रही। उसकी माँ अंदर गई और सब्जी का थैला ले आई और उसे थाल में फैलाकर इसी चरपाई पर बैठकर काटने लगी। उसकी माँ ने परिंदों की आवाज़ों पर नजर उठाकर देखा। आसमान पर चीलें मंडला रही थीं और फिर दोबारा मटर छीलने लगी थी। अचानक उसे ख्याल आया कि किसी के घर में झांकना बुरी बात है। उसकी नेक तबीयत पर पड़ी रेत उड़ गई। वो हमेशा यही करता रहा था। वो वहाँ से हट गया था और उसके मुतालिक सोचता रहा था। उसने उसे पहले भी स्कूल जाते देखा था, मगर कोई तवज्जो न दी थी। मगर जब से छत पर सत्ते का गोश्त खिलाने जाने लगा था, तब से वो उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। कंघी से बाल सुलझाते हुए गर्दन उठाए, सर पीछे की तरफ किए तो उसका अगला हिस्सा बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहा था। वो बालों कंघे से सुलझा रही थी और गुलाबी फूलदार जोड़े में बाहर किसी मानिंद नजर आती थी, जैसे गुलिस्तान में चांद फूलों पर अपनी चांदनी लुटा रहा हो। वो ऊपर से सीढ़ी से उतरा, जहन को झटका और दुकान पर चला गया, जहाँ उसका बाप काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहा था। जब कभी इस तरह सदका करते किसी घर में या छत पर बोटी जा गिरती थी तो उस घर की औरतें फौरन परेशान हो जाती थीं कि उन पर किसी ने सफली जादू करा दिया है और वो फौरन बाबा अब्दुल करीम की तरफ दौड़ती थीं, जो ज़मींदार अली नवाज की बख्शी हुई कोठड़ी में, कोठड़ी तो नहीं थी, एक कुशादा कमरा था जहाँ सालिन के बैठने की काफ़ी जगह थी। करीमू बाबा वहीं बैठता था और इन लोगों को उनके दुश्मनों की बातें बताता, खबरदार करता। जहनों में वसवसे पैदा होते और लोग नादीदा दुश्मन की तबाही का ख्याल लिए घर लौटते। इन सब के चेहरों पर डर और खौफ होता, मगर इस बात से तशफ़ी होती कि बाबा ने इन पर होने वाले जादू का तोड़ कर दिया है। वो बाबा के सामने पड़ी हरे रंग की पेटी में कुछ हदिया भी डाल आते। बाबा मुंह से कभी ना मांगता था, मगर ख़ास लोगों से जिनका मसला गंभीर होता, उनसे खर्च मुंह से बोल कर लेता कि इतना खर्च होगा। इनकार कोई ना कर पाया। आखिर में कुछ रियायत भी कर देता। पूरी कोशिश होगी, काम हो ना हो उसकी किस्मत। एक अरसे से उसे रेशम का ख्याल तंग कर रहा था। वो शरीफुल नस्ल था, मगर उस पर हुस्न का जादू चल चुका था। वो गरीब, अमीर, बादशाह और फकीर किसी को नहीं छोड़ता। वो सोचता रहता था कि वक्त आने पर वो माँ को रेशम के घर भेज देगा, मगर कोई मौका ही पैदा नहीं हो पा रहा था। रेशम का बाप जहीरुद्दीन फौज में था।
बेटा पढ़ रहा था और बेटी 10 जमात पढ़कर घर बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का कोई कॉलेज ही नहीं था। रेशम का भाई करीबी शहर के कॉलेज में पढ़ता था, बीएससी साल अव्वल में था। वो ज़हीन था और हर जमात में आला नंबरों से पास होता आया था। ज़हीरुद्दीन मुतमईन था कि बेटे को भी फौज में ही कोई अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। वो चाहता था कि बेटा कंप्यूटर की तालीम हासिल करे, मगर उसे ज़िंदगी ने वफा न की और लाहौर में फ़र्ज अंजाम देते हुए दहशतगर्दी के एक हमले में शहीद कर दिया गया था। रशीद को भी बहुत अफसोस हुआ। वो ख्वाब जो देख रहा था उसे पूरा होने में देर हो रही थी। वो अपने घर वालों को भी अभी तक अपनी इस ख्वाहिश के मुतालिक नहीं बता सका था। वो ज़हीर के घर उसकी माँ इंतकाल के बाद कई मरतबा गई थी और कभी कभार जो अच्छा पकाती उन्हें भिजवाती, वो बदला लौटाते। वो कई मरतबा उनके दरवाजे पर गया। वो आती उसे देखता, कोई बात करने से कासिर रहता। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसमें क्या कमी है, या ऐसे क्या हो जाता है कि वो नज़रें झुका लेता है और बात तक नहीं कर सकता। इससे और उसके ख्यालों से पीछा भी नहीं छुड़ा सकता। वो उसे हमेशा ख्यालों में अपने साथ लहराती, बलखाती नजर आती, बड़ी मसरूर और खूबसूरत। वो उसके होठों और जुल्फों को छेड़ता, वो शर्मा जाती। ज़हीरुद्दीन का बेटा बैरून मुल्क जाना चाहता था, मगर माँ और बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। माँ ने शोहर की शहादत के बाद ही रेशम के रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। जब बेटे ने मुल्क गैर जाने का कहा तो माँ ने देखे और सोचे हुए रिश्तों में से एक पसंद कर लिया। वो बिरादरी के अजीज़ों में ही था। कुतुबुद्दीन शहर में किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। रिश्ता तय हो गया, शादी की तैयारियां भी होने लगी। उसे जब इस बात का इल्म हुआ तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। वो उदास हो गया। अब सब्जा भी उसे सूखी घास नजर आता। खाने से जी उचाट हो गया। दुकान पर भूल चूक से की वजह से झगड़ने लगा। कभी कम तोल देता, कभी ज़्यादा, कभी पैसे ज़्यादा दे देता, कभी देना भूल जाता। उसका बाप नज़र इस बात पर परेशान हो जाता, मगर वो किसी को कुछ भी ना बताता। अकेला होता तो नीला आसमान और उस पर उमड़ते परिंदे देखा करता। उसके अंदर तूफान लहरें लेता और कभी वो पहाड़ के नीचे दबता महसूस करता। उसका दिल चाहता कुतुबुद्दीन को गोली मार दे, मगर उसने तो कभी चिड़िया क्या चिमटी तक नहीं मारी थी। वो अंदर ही अंदर बेहद घुटन, गुस्से और सदमे से दो चार था। उसका कोई संगी साथी भी नहीं था कि उसी से कह सकता। उसकी तो बस दुकान ही दोस्त थी। उसकी फिक्र थी कि फलां सामान लाना है और फलां की अदायगी करनी है, और अपनी तरफ से भी लापरवाह होता जा रहा था। दाढ़ी बढ़ रही थी, कपड़े मलगजे रहते। वो अपने आप को दुकान के कामों में खपाने की कोशिश करता, मगर उसका ख्याल पीछा ना छोड़ता। माँ भी फिक्रमंद हुई। कई बार पूछा तो उसने पहले आहिस्ता फिर गुस्से से झड़क दिया, कुछ नहीं है। माँ चुप हो गई। न जाने कौन सी माली परेशानी बेटे को आ गई कि दुकान के अलावा इसे कुछ नजर ही नहीं आता। इसके बड़े भाई भी तो थे। एक शहर में बल्दिया का मुलाजिम था, दूसरा बर्तनों की दुकान कर रहा था, और दोनों शहर में ही रहते थे और खुश थे। माँ बाप को इसकी फिक्र लग गई थी, मगर कुछ पता भी चले।